हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं फिर से एक बार आपके सामने हाजिर हूँ, आपका राजेंद्र कामत। और आज हम लोग इंग्लिश का एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, इसे मैं आपको पढ़ाऊँगा एक एक करके, क्योंकि बिना पार्ट्स ऑफ स्पीच को ठीक से समझे आप इंग्लिश बहुत अच्छा ना तो बोल सकते हैं, ना ही लिख सकते हैं। तो वीडियो से स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें, और हो सके तो शेयर भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो आज हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले प्यारे बच्चों, आप यहाँ देखो। सबसे पहले हम लोग ये समझें कि लैंग्वेज क्या है एक्चुअली में। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें, लैंग्वेज इज़ ए व्हीकल ऑफ आवर थॉट्स। लैंग्वेज इज़ ए व्हीकल ऑफ आवर थॉट्स, यानी हम जो भी सोचते हैं, तो उस थॉट्स को एक्सप्रेस करने के लिए हमें जिस व्हीकल का इस्तेमाल करना है, वही लैंग्वेज है। ए व्हीकल इन परफेक्ट कंडीशन डिलीवर्स द गुड प्रॉपरली। अगर हमारा जो व्हीकल है वो अगर सही है, तो ये हमारे गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह प्रॉपर वे में ट्रांसपोर्ट कर पाएगा। ठीक उसी प्रकार से अगर हमें लैंग्वेज का सही ज्ञान है, तो हम अपने थॉट्स को बहुत ही अच्छी तरह एक्सप्रेस कर पाएंगे। लैंग्वेज इन प्रॉपर फॉर्म express the thoughts in proper sense. When we want to express what we think, we deliver in the form of speech. यानी जो कुछ भी हम सोचते हैं और हम अपने उस सोच को दूसरे को बताना चाहते हैं, तो उसे एक्सप्रेस करने के लिए हमें लैंग्वेज का ही सहारा लेना पड़ता है। Different words constitute to our speech. Such words, as per traditional grammar, are classified based on 8 parts of speech. आप यहाँ पे भाई, आप प्यारे बच्चों स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इसमें जो 8 पार्ट हैं, फर्स्ट है नाउन, देन प्रोनाउन, देन एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड फाइनली इंटरजेक्शन। तो जब तक इन सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच का प्रॉपर नॉलेज हमको नहीं है, तो फिर जो इंग्लिश हम लिखते हैं या बोलते हैं, उसमें काफ़ी गड़बड़ी की संभावना होती है। और आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को ले लो, चाहे वो रेलवे का एग्ज़ाम हो, चाहे वो किसी भी एसएससी का एग्ज़ाम हो, या कोई भी कॉम्पिटिशन हो जहाँ पे लैंग्वेज कंपलसरी है, तो वहाँ पर ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा, अगर इन सारी चीज़ों के बारे में बहुत बारीकी रूप से आप जानते हैं। और अगर नहीं जानते हैं तो आपको काफ़ी समस्या का सामना वहाँ करना पड़ सकता है। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आज का जो पहला लेसन है, और ये अभी ये सीरीज चलेगा वीडियो जब तक। ये जो 8 पार्ट है, तो मैं कोशिश करूँगा कम से कम इसे 8 पार्ट में ख़त्म कर दूँ, और उसके बाद ग्रेजुअली हम इसको आगे बढ़ेंगे लेते हुए। ये तब तक चलता रहेगा जब तक कंप्लीट कोर्स आपका पूरा नहीं हो जाता है और एक आप अच्छा इंग्लिश के ज्ञाता नहीं हो जाते हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नाउन से। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि ये जो नाउन है, ये एक्चुअली में क्या है। यहाँ पे आप पहला आप बच्चों यहाँ पे ध्यान दो। अ, इस चीज़ को आप देखो यहाँ। द नाउन इज अ वर्ड विच डिनोट्स ए पर्सन, एनी लिविंग बीइंग, ए प्लेस, ए थिंग एंड एन आइडिया। यहाँ पर प्यारे बच्चों देखो, साफ लिखा हुआ है कि नाउन किसे कहते हैं हम। नाउन वह वर्ड है जो किसी पर्सन को, या लिविंग थिंग को, या कोई प्लेस हो, या कोई आइडिया हो, इन सारे चीज़ों को जो रिप्रेजेंट करता है, वही नाउन है। अब द वर्ड्स टाउट बाय द पेरेंट्स टू देयर किड्स आर मोस्टली नाउन्स। यानी बिगनिंग में जो पेरेंट्स अपने बच्चों को जो कुछ भी सिखाते हैं, आप ये मान के चलो वो ज़्यादातर नाउन्स ही होते हैं। आपने देखे होंगे
ये बचपन में जो मम्मी हैं या पापा हैं वो अक्सर हमें चीज़ों को बताते हैं कि ये कौवा है, ये आम है, ये टेबल है, ये चेयर है। इस तरह के जो भी वर्ड्स हमारे पेरेंट्स हमको सिखाते हैं मोस्टली वो नाउन है सारे। अब ये जो नाउन है तो इसके कई प्रकार होते हैं। बेसिकली जो ट्रेडिशनल ग्रामर है उसमें नाउन को 5 पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करते हैं और जो मॉडर्न ग्रामर है उसमें हम इसको बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो ट्रेडिशनल ग्रामर है उसकी बात कर लें तो सबसे पहले जो यहाँ पर हम देखेंगे वो होगा काइंड्स ऑफ नाउन। यानी नाउन के कौन-कौन से काइंड हैं और हम उसको कैसे पहचानेंगे, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो प्यारे बच्चों ये बहुत ईज़ी टॉपिक है और आपने कई बार इसको अपने स्कूलों में पढ़ा भी होगा। लेकिन फिर भी एक बार इसकी बारीकी को हम लोग समझ लें। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं जो नाउन का पहला प्रकार है, वह है कॉमन नाउन। आप यहाँ पे बच्चों यहाँ पे डेफिनिशंस को आप देखेंगे यहाँ, आपके सामने जो डेफिनिशंस है यहाँ पर अभी। A word of noun which denotes in common to every person or everything of the same kind or class is defined as a common noun। प्यारे बच्चों, वह नाउन जिसका इस्तेमाल जब हम करते हैं तो अगर मान लीजिए किसी पर्सन का नाम अगर हम लेते हैं तो वो सारे पर्सन के लिए इस्तेमाल किए जा सके। जैसे हम कहते हैं मैन, तो मैन का मतलब दुनिया का कोई भी आदमी हो वो मैन ही कहलाएगा। ठीक इसी तरह से कोई भी ऐसा वर्ड जिसको हम कहते हैं और वो पूरा वर्ल्ड में वो उस चीज़ के लिए जाना जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग कहें काऊ, काऊ, तो काऊ का मतलब क्या होता है? गाय होता है। अब ये काऊ जो है वो चाहे इंडिया हो, अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कोई भी कंट्री हो, तो वहाँ पर इस कैटल को, इस जानवर को काऊ के ही नाम से जाना जाता है। तो काऊ जो है प्यारे बच्चों, ये एक कॉमन नाउन कहा जाएगा। ठीक है? आप यहाँ पे दूसरा भी एग्जांपल एक देखें। जैसे यहाँ पे आप यहाँ पे लाइन देख सकते हैं, एशिया इज़ ए कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट इज़ अ कॉमन नाउन। कॉन्टिनेंट इज़ अ वर्ड एप्लीकेबल टू एनी अदर कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट का मतलब आप लोगों ने पढ़ा होगा। कॉन्टिनेंट को हम हिंदी में कहते हैं महादेश। महादेश के बारे में आप जानते होंगे। यानी ऐसा देश जो साइज़ में बहुत बड़ा है और जनरली उसके अंदर कई सारे देश होते हैं। यानी वह लैंड पार्ट जिसमें कई देशों के मिलने से वो बना है, वो कॉन्टिनेंट कहलाता है। और ऑलरेडी आपको पता है कि टोटल जो है वो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। तो ये सारे के सारे जो कॉन्टिनेंट्स हैं, ये एक इस कैटेगरी में आ जाएँगे। ठीक है? तो कॉमन नाउन का मतलब मेरे ख़्याल से आपको लगभग समझ में आ गया होगा। जैसे आप एक और एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देख लें। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं माउंटेन, माउंटेन। तो अगर ये माउंटेन है, तो माउंटेन का मतलब क्या है? पहाड़। तो माउंटेन एक कॉमन नाउन है, क्योंकि किसी भी माउंटेन को जब हम माउंटेन कहते हैं, तो मतलब उसका मतलब पहाड़ होता है। हाँ, अगर हम उसका एक स्पेसिफिक नाम रख दें, तो फिर वो कॉमन नाउन नहीं होकर वो प्रॉपर नाउन हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपने देखा कि वह वर्ड, वह नाउन जिसके कहने मात्र से पूरी जाति का, पूरे स्पेसिस का या इन द होल के बारे में पता चलता है, तो वो कॉमन नाउन कहलाता है। अब दूसरा जो काइंड है प्यारे बच्चों, आप यहाँ देखेंगे प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, यहाँ पर आप देखें डेफिनेशन। ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। ए वर्ड ऑफ प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज रिटन विथ अ कैपिटल लेटर्स एज द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड। यानी आप प्रॉपर नाउन किसे कहेंगे? जो किसी पार्टिकुलर पर्सन, यहाँ पर ध्यान दें पार्टिकुलर, जो किसी पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग के बारे में आपको बताए, वही प्रॉपर नाउन कहलाता है। अब यहाँ पर मैं बात करूँ, अगर मैं कहता हूँ द गंगा। अब ये जो गंगा है, दिस इज़ द नेम ऑफ ए रिवर।
लेकिन गंगा नदी एक पार्टिकुलर नदी है जो इंडिया में फ्लो करती है, उस रिवर का नाम गंगा है। तो चूंकि एक पार्टिकुलर रिवर को इंडिकेट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे द गंगा वर्ड जो है वो एक प्रॉपर नाउन का एग्जाम्पल है। यानी आप कोई भी ऐसा नाम कहते हैं जो पार्टिकुलरली दुनिया में सब लोग उसको जानते हैं उस चीज़ को, और वो कोई एक है, वो कॉमन नहीं है, वो प्रॉपर है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग कहते हैं महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, तो गांधी जी के बारे में सबको पता है कि एक स्वतंत्रता सेनानी थे और जिनके कारण हमारा देश आज़ाद हो पाया। तो महात्मा गांधी जो वर्ड है ये एक प्रॉपर नाउन का एग्जाम्पल है। ठीक है बच्चों, मेरे ख्याल से कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में क्या बेसिक डिफरेंस है आप लोग ये समझ पाए होंगे। तो इसके बाद हम लोग चलते हैं, इसका थर्ड जो प्रकार है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आप यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों, ये जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, an abstract noun is a noun which usually denotes a quality, actions, or state without reference to the object to which it pertains। यानी प्यारे बच्चों इस चीज़ को अगर आप ध्यान से पढ़ें तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या बताता है, ये जनरली किसी क्वालिटी को बताता है, किसी एक्शन को बताता है और किसी स्टेट को बताता है। स्टेट मतलब यहाँ पे अवस्था है। ठीक है, तो इन सारे चीज़ों को जो डिनोट करे नाउन, वो नाउन यहाँ पर कलेक्टिव सॉरी अब्स्ट्रैक्ट नाउन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे एग्जांपल आप नीचे देख सकते हैं, काइंडनेस। आप लोग को पता है काइंडनेस का मतलब क्या होता है। उसी तरह से हैटर्ड है, ऑनेस्टी है, ब्रेवरी है, लाफ्टर है, चाइल्डहुड है, यूथ है। ये सारे के सारे या तो किसी क्वालिटी को या फिर किसी एक्शन को या किसी स्टेट को प्रदर्शित कर रहे हैं, दर्शा रहे हैं। तो यहाँ पर आप आसानी से समझ सकते हो बच्चों कि ऐसा नाउन जिसके द्वारा किसी क्वालिटी का पता चले। ठीक है, गुडनेस है, हैटर्ड है, ऑनेस्टी है, वगैरह वगैरह आप कह सकते हो यहाँ पर, या फिर किसी एक्शन का पता चले या फिर किसी स्टेट का। यहाँ पर देखिए चाइल्डहुड या यूथ, ये स्टेट हैं। तो इस तरह के जो नाउन होंगे वो सारे नाउन जो हैं प्यारे बच्चों, वो किसके नाम से जाने जाएंगे, वो कहलाएंगे अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो है ये है कलेक्टिव नाउन। अब इस कलेक्टिव नाउन को अगर आप डिफाइन करके देखो, उसका डिफिनीशन देखो, ए वर्ड डिनोट्स ए नंबर ऑफ पर्सन्स और थिंग टेकन टुगेदर बट स्पोकन ऑफ एज वन इज ए कलेक्टिव नाउन। यानी प्यारे बच्चों यहाँ पर जो बात आपको समझाने की कोशिश की गई है, ये बात ये है कि अगर किसी चीज़ का कोई समूह हो, ग्रुप हो, यानी किसी एक वर्ड के द्वारा किसी पूरे समूह का यानी ग्रुप का या वंश का पता चले, तो वो जनरली कलेक्टिव नाउन कहलाता है। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आप देखिए। यहाँ पर एक वर्ड है यार बच्चों, एवरी नेशन मेंटेन इट्स ओन आर्मी। तो आर्मी का मतलब क्या होता है बच्चों, आर्मी का मतलब आप समझते होंगे कि सेना है। तो सेना क्या किसी एक व्यक्ति के मिलने से बनता है, नहीं बनता है, बहुत सारे सैनिक होते हैं, तो ये आर्मी कहलाएगा। तो आर्मी का मतलब ही है कि बहुत सारे सोल्जर्स का एक ग्रुप। ठीक इसी तरह से माय अंकल इन द विलेज ओन्स ए हर्ड ऑफ शीप। यानी मेरे अंकल जो हैं गांव में, उनके पास भेड़ों का एक हर्ड है। हर्ड का मतलब यहाँ पे क्या है प्यारे बच्चों, हर्ड का मतलब यहाँ पर झुंड है, झुंड, यानी झुंड भी एक ग्रुप को बता रहा है। ठीक उसी तरह से ड्यूरिंग संडेज वी सी ए बिग क्राउड ऑन द मरियाना बीच। क्राउड, क्राउड मतलब भीड़, लोगों का एक समूह है, ग्रुप है। यानी ये जितने भी वर्ड हैं उससे ये साफ पता चल रहा है कि यहाँ पर किसी न किसी चीज़ का ग्रुप है, यानी जो नंबर्स ऑफ नाउन हैं वो एक से अधिक हैं। ठीक है, तो इस तरह से जिस वर्ड से हमें किसी समूह का, किसी ग्रुप का कलेक्टिवली चीज़ों का पता चले, तो उसे हम कलेक्टिव नाउन कहेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों। ठीक, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। जो नेक्स्ट है यहाँ पे देखें इसको, हालाँकि ये जो है इसे मैं ऐसे बता दूँ कि जो इसका फिफ्थ काइंड है उसे हम लोग जनरली मटेरियल नाउन के नाम से जानते हैं। मटेरियल नाउन। ठीक है, मटेरियल नाउन का मतलब क्या है प्यारे बच्चों, मटेरियल नाउन का मतलब है कि वह वर्ड जिसके द्वारा किसी ऐसे चीज़ का पता जिससे किसी ऐसे चीज़ का पता चलता है
जिसको नापा या तौला जा सकता है, यानी जिसको मेज़र किया जा सकता है, ठीक है? तो जिसको मेज़र हम कर सकते हैं, वेह कर सकते हैं, तो उसको हम लोग जनरली मटेरियल नाउन्स नाउन कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपसे कहूँ कि मिल्क, तो आप जब मिल्क की बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे मिल्क जब आप बोलते हैं, तो आप ध्यान दिया होगा आपने कि मिल्क को हम लोग किस चीज़ में नापते हैं? तो मिल्क को हम लोग लीटर में नापते हैं, ठीक है? लीटर में नापते हैं, केजी में भी नाप सकते हैं और भी बहुत सारे यूनिट का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन बट मेजर तो कर सकते हैं। तो मिल्क यहाँ पर क्या है? मिल्क एक मटेरियल नाउन है। इसी तरह से ठीक ऑयल है, वाटर है, या और भी बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होंगे जिससे ये पता माने जिस भी चीज़ के बारे में वो बता रहा है, मतलब उसको मेजर किया जा सकता है, तो वो मटेरियल नाउन के नाम से जाना जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों। अब मैं जो बात कर रहा था, मैं ये कह रहा था कि हमारा ये जो नाउन है, अब इसको हम लोग 2 कैटेगरी में फिर से बाँट सकते हैं, जो मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर कहता है उसके हिसाब से। तो वो पहला जो है, वो है काउंटेबल, काउंटेबल। प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए काउंटेबल वर्ड का मतलब आप समझ पा रहे होंगे। काउंटेबल का मतलब क्या है? व्हिच कैन बी काउंटेड, अर्थात जिसको काउंट किया जा सकता है, जिसको गिना जा सकता है। तो ऐसा वर्ड यानी ऐसा नाउन जिससे किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का पता चले, बट वो चीज़ गिना जा सके यानी काउंट किया जा सके। तो फिर वैसे जो वर्ड होंगे, हम उन्हें काउंटेबल नाउन के नाम से जानेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों? और ठीक इसके विपरीत, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हों, तो वो अनकाउंटेबल नाउन के नाम से जाने जाएँगे। अनकाउंटेबल, बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जिससे किसी ऐसे व्यक्ति, वस्तु या स्थान का पता चलता है जिसको काउंट करना पॉसिबल नहीं है। तो अगर ये काउंट करना पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब वो एग्जाम्पल है अनकाउंटेबल नाउन का। ठीक है प्यारे बच्चों? अब यहाँ पर आप देखो कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर हैं। काउंटेबल नाउन का यहाँ पे बात हो रहा है कि काउंटेबल नाउन्स आर द नेम ऑफ पीपल, ऑब्जेक्ट्स एटसेट्रा दैट वी कैन काउंट। वी कैन काउंट व्हाट और whom द सेड वर्ड्स डिनोट हेयर। अब फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो वर्ड्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं प्यारे बच्चों, जैसे बुक है, फ्रेंड है, ब्रदर है, टीचर है, डॉक्टर है, काउ, ट्री, मैंगो, दिस ऑल आर काउंटेबल, यानी इन सारे चीज़ों को हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है? लेकिन अगर सपोज करो कुछ ऐसे वर्ड्स हो, जैसे मान लो मैं कहता हूँ शुगर, तो प्यारे बच्चों आपने देखा होगा शुगर जो होता है, ये जनरली इसका जो ढेर है, तो इसको काउंट करना काफ़ी कठिन है। तो अब मान के चलो कि ये जो शुगर है, इसको हम लोग काउंटेबल नहीं बल्कि अनकाउंटेबल नाउन के श्रेणी में लेकर चलेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों? तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बातें अभी समझ में आ गई होगी कि नाउन क्या होता है, नाउन के प्रकार क्या है। ठीक है? अब हम लोग इस कैटेगरी में ही आगे बढ़ते हैं। इसमें अब हम लोग पढ़ेंगे सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स ऑफ नाउन, यानी जो नाउन्स हैं, तो या तो वो सिंगुलर होंगे या फिर प्लूरल होंगे। देखिए यहाँ पे सिंगुलर का मतलब क्या है? सिंगुलर का मतलब है जिससे किसी एक का पता चले, और प्लूरल का मतलब क्या है? प्लूरल का मतलब है जिससे एक से अधिक। ठीक है? तो जो भी नाउन्स हैं, चाहे वो कोई भी नाउन हो, या तो सिंगुलर होंगे या फिर प्लूरल होंगे। तो इंग्लिश में प्यारे बच्चों बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं जिसके मदद से हम सिंगुलर को प्लूरल में बदल सकते हैं। ठीक है? अभी हम लोग एक एग्जांपल यहाँ देखेंगे। सबसे पहले जो पहला रूल है उसको देखेंगे यहाँ पर। आप यहाँ पे लाइन देखेंगे इस तरह से, मोस्ट ऑफ द नाउन ऑफ सिंगुलर फॉर्म चेंज टू प्लूरल फॉर्म्स बाय एडिंग द लेटर एस। ज़्यादातर नाउन ऐसे हैं जिसका प्लूरल बनाने के लिए हमको सिंपली उसमें क्या करना है? एस लगा देना है। आप यहाँ पर देखिए वर्ड क्या लिखा हुआ है? मदर। मदर के लास्ट में हमने क्या लगा दिया? एस लगा दिया, तो मदर्स हो गया। तो मदर्स जो है यहाँ पर, मदर का मतलब किसी एक माँ को इंडिकेट हो रहा है, लेकिन मदर्स का मतलब बहुत सारी माँ है। ठीक इसी प्यारे सेकंड बच्चों देखिए, अब जो सेकंड वर्ड है गर्ल, तो गर्ल का मतलब क्या है? सिर्फ एक लड़की, सिर्फ एक लड़की। लेकिन अगर हम बात करें गर्ल्स की, ठीक है प्यारे बच्चों, अगर गर्ल में मैंने उसके लास्ट में जोड़ दिया एस, अगर हम इसमें एस जोड़ देते हैं, तो अब इस गर्ल्स का मतलब क्या हो जाएगा?
इस गर्ल्स का मतलब होगा बहुत सारी लड़कियां, बहुत बहुत सी लड़की, बहुत सी लड़की, यानी कि हम लोग इन शॉर्ट इसको लड़कियां या लड़कियों के संबंध में इसको कह सकते हैं। यानी गर्ल का मतलब एक लड़की है, लेकिन अगर हम लोग गर्ल्स की बात करें तो इसका मतलब क्या हुआ, लड़कियां, यानी एक से ज़्यादा लड़की। तो जो पहला रूल है प्यारे बच्चों, वो सिंपल सा रूल है कि बहुत सारे ऐसे नाउन हैं जिसके लास्ट में एस लगाने से हम उसका प्लूरल बना सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं दूसरे नियम के ऊपर। आप यहाँ देखिए प्यारे बच्चों, इस लाइन को ध्यान से देखिए। Nouns ending in s, sh, es, qz get the plural forms by adding es at the end of the words। यानी इंग्लिश का कोई ऐसा वर्ड जो नाउन है और जिसके लास्ट में या तो एस आता हो, या फिर एस एच आता हो, या फिर ई एस आता हो, या फिर क्यू जेड आता हो, तो ये जितने भी वर्ड्स ऐसे आते होंगे, उन सारे वर्ड्स का अगर हमको प्लूरल बनाना है तो उसका प्लूरल बनाने के लिए उस वर्ड के लास्ट में हमें ई एस वर्ड, सॉरी ई एस जो लेटर हैं वो ऐड करने होंगे। आप यहाँ पे प्यारे बच्चों एग्जाम्पल देखिए। बस, बस का मतलब क्या है, एक बस। तो इस बस में आपने लास्ट में क्या देखा, एस लगा हुआ है। तो इसका जब प्लूरल हम बनाएंगे तो इसका प्लूरल बनाने के लिए आपको इसमें लास्ट में ई एस जोड़ना होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आपने ये नियम यहाँ पे सीख लिया कि कोई भी ऐसा नाउन हो जिसके लास्ट में इनमें से, किनमें से, यानी एस हो या एस एच हो या ई एस हो या क्यू जेड हो, तो उसका प्लूरल बनाने के लिए हमको लास्ट में ई एस ही ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो रूल है ये भी आप लोगों ने समझ लिया होगा प्यारे बच्चों। अब आ जाए आप रूल 3 पे, देखते हैं हम लोग यहाँ पर। अब यहाँ पे दो वर्ड आपको दिखाई पड़ रहे होंगे, इस दो वर्ड्स को आप यहाँ पे देखें, सिटी है और बॉय है। ठीक है, बोथ द वर्ड्स इन द लेटर वाई, बट in the plural form different rules are applied. In the first word, the preceding to y is a constant. In the second word, the letter preceding to y is a vowel. As such, different rules are applied. Two more examples based on the above said rules are as। प्यारे बच्चों यहाँ पे इस बात को आप समझिए, ध्यान दीजिए। ये जो पहला वर्ड है ये लिखा हुआ है सिटी, इसके लास्ट में वाई है। ठीक है, लेकिन ये वाई से पहले ये जो आप देख रहे होंगे लेटर, ये टी, ये क्या है, ये एक कॉन्सोनेंट है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये कॉन्सोनेंट है। तो अगर कोई ऐसा नाउन हो जिसके लास्ट में वाई हो और उससे पहले कॉन्सोनेंट हो, तो उसको प्लूरल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वाई जो यहाँ पर लेटर है इसको हटाकर उसके जगह हम, वाई के जगह हम लोग क्या लिख देते हैं, आई, और तब उसमें जोड़ देते हैं ई एस। ठीक है, तो ये उसका प्लूरल बन जाता है। जैसे अभी आप यहाँ पे ध्यान से देखें, जो वर्ड हमने लिखा हुआ है ये है सिटी। ठीक है, तो लास्ट में वाई है, उससे पहले कॉन्सोनेंट है। इसका जब प्लूरल बनाएंगे तो हम लिखेंगे सी, और ये वाई के जगह, इस वाई के जगह हम यहाँ पे लगाएंगे आई, और खुद से क्या ऐड कर देंगे, ई एस, तो बन गया सिटीज। तो इस तरह से इसका जो प्लूरल है वो आसानी से हम लोग बना सकते हैं। तो इस नियम को भी याद रखेंगे प्यारे बच्चों। और अब इसका अगला जो नियम है, आप देखें यहाँ पे वर्ड है बॉय, तो बॉय इसके लास्ट में वाई है, और वाई से पहले ये जो है ओ, ये एक भवेल है। तो अगर ऐसा हो तो इसमें लास्ट में सिर्फ एस लगा देने से प्लूरल बन जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको ये बात समझ में यहाँ पे आ रही होगी कि अगर कोई नाउन है जिसके लास्ट में वाई है और वाई से पहले अगर कॉन्सोनेंट हो तो वाई को हम आई में बदलते हैं और तब ई एस जोड़ने से उसका प्लूरल बन जाता है। लेकिन लास्ट में अगर वाई हो और उससे पहले कोई भवेल हो, तब उस केस में केवल एस जोड़ देने से उसका प्लूरल बन जाता है। ठीक है, जैसे मैंने और कुछ एग्जांपल्स यहाँ दे रखे हैं, जैसे बॉडी है, टॉयज़ है, इसको आप आसानी से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं रूल 4 की ओर। रूल 4 में आप यहाँ पे देखिए बच्चों, रूल 4 को अगर आप लोग यहाँ देखेंगे
तो इस लाइन को यहाँ पढ़ें। नाउ लेट अस एग्जामिन सम पॉपुलर वर्ड्स एंडिंग विद द लेटर ओ। देखिए कुछ वर्ड यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे ध्यान से देखिए। रेडियो, स्टूडियो, डायनमो, पियानो। ठीक है। अब यहाँ पे रूल क्या कहता है? द प्रीसीडिंग लेटर्स टू ओ इन द फर्स्ट टू वर्ड्स आर vowels. Based on this, s is added to make plurals. In the third and fourth words, no such vowel precedes o. These are exceptions. यहाँ पे इस चीज को पहले आप प्यारे बच्चों समझें। पहला जो वर्ड है यहाँ पे देखिए आप ध्यान से, ये लिया गया है रेडियो। ठीक है। और दूसरा स्टूडियो। इस दोनों के लास्ट में ओ है और उससे पहले का जो लेटर है वो एक वॉवेल है। तो अगर ऐसी स्थिति होगी तो उसमें केवल एस जोड़ देने से उसका प्लूरल बन जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों। ठीक इसी प्रकार से आप देखिए डायनमो। डायनमो के लास्ट में ओ है, लेकिन उसमें उसके पहले का जो लेटर है एम है, यानी इसमें ये कांस्टेंट है। ठीक है। ठीक उसी तरह से जो पियानो है उसमें भी लास्ट में ओ है, लेकिन उससे पहले का जो लेटर है वो एन है, यानी ये भी कांस्टेंट है। ठीक है। तो ये एक्सेप्शन, ये दोनों एक्सेप्शंस हैं। तो रूल ये कह रहा है कि अगर लास्ट में ओ हो तो और उससे पहले अगर वॉवेल हो तो हमें एस जोड़ देने से उसका प्लूरल बन जाएगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी केस हैं जहाँ पे कॉन्सोनेंट होने के बावजूद भी केवल एस जोड़ने से उसका प्लूरल बन जाता है। ठीक है। लेकिन इसमें एक्सेप्शंस हैं, कुछ एक्सेप्शंस हैं। क्या एक्सेप्शंस हैं? आप यहाँ इस चीज़ को देखें तो एक्सेप्शंस आपको समझ में आएगा। यहाँ पे एक वर्ड है पोटैटोज। ठीक है। लास्ट में क्या है? ओ है। पोटैटो के लास्ट में आप देखेंगे यहाँ जो पोटैटो है तो लास्ट में ओ है और उससे पहले टी है, तो टी क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है। तो इसका अगर हमको प्लूरल बनाना है तो क्या बनेगा? पी ओ टी ए टी ओ ई एस। यानी अगर लास्ट में ओ है और उससे पहले कॉन्सोनेंट है तो यहाँ ई एस लगाने से उसका प्लूरल बनता है। ठीक है। तो ऐसे जो भी वर्ड्स हैं ये इसका प्रैक्टिस आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। प्रैक्टिस करने के बावजूद आपको अपने आप ये फील आने लगेगा कि कहाँ पे हमें एस लगाना है और कहाँ पे इसका एक्सेप्शन यूज़ करना है, जहाँ पर ई एस लगाने से इसका प्लूरल बन जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। अब हम कुछ और यहाँ पे रूल्स को देखते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए। The following words are rather typical and they do not fall under any of these rules. See, son-in-law। जब इसका प्लूरल हमने बनाया है तो ये बना है सन्स इन लॉ। फिर ब्रदर इन लॉ, तो इसका बना है ब्रदर्स इन लॉ। यहाँ पे सन था उसको सन्स कर दिया गया, ब्रदर है उसको ब्रदर्स कर दिया गया। ठीक इस तरह से माउस का माइस, फूट का फिट, मैन का मेन, टूथ का टिट, कैटल का कैटल, शिप का शिप। तो ये कुछ ऐसे इरेगुलर वर्ड्स हैं जिस पे कोई सर्टेन रूल नहीं है। तो फिर ऐसे वर्ड्स का जो प्लूरल है प्यारे बच्चों वो आपको याद करना पड़ता है। तो उसको याद करने के बाद फिर आप ये समझ पाएंगे कि उसका आप प्लूरल कैसे कर पाएंगे। हालांकि इसके और भी बहुत सारे रूल हैं, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इसलिए आज मैं इस वीडियो को यहीं क्लोज़ करता हूँ। और इसके आगे का जो पार्ट है उसमें फिर मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूँगा आपके लिए। तो तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ इस उम्मीद के साथ कि आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और मैंने जो नाउन और उसके काइंड्स या सिंगुलर प्लूरल के बारे में थोड़ी चर्चा की है ये आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और इसके आगे का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसको लेकर मैं जल्द ही हाजिर होऊंगा। तो तब तक के लिए विदा दें। धन्यवाद प्यारे बच्चों।